नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। यह महाराष्ट्र चुनाव के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी एक दिन के बाद 20 नवंबर को चुनाव होना है। चुनाव के लिए पूरी तैयारी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि चुनाव में जो मतदान करना है वो 100% करना है, ये जान के हमको आगे चलना है। तो आज हमारा जो सर्वे था, कल हमने वीडियो बनाया था सर्वे में, उसमें ठाणे, कोंकण और मुंबई का सर्वे दिखाया था। हालांकि पूरे महाराष्ट्र का तो लास्ट में बता दिया था, लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र, ऐसे अलग अलग जो भाग हैं महाराष्ट्र के, उसके ऊपर आज हम जानेंगे कि वहाँ पर कौन कितने पानी में है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है इस समय। क्योंकि चुनाव प्रचार दोनों महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों के प्रचार देखा जाए तो पूरे जोर शोर में थे, और हर एक ने अपने जो है पार्टी को दाव पे लगा दिया था कि विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आएगा उसे काफ़ी कुछ जो है महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसको तय करेगी। तो हम चलते हैं विदर्भ में, जहाँ 62 सीट है, मराठवाड़ा में जहाँ 46 सीट है, उत्तर महाराष्ट्र में जहाँ 35 सीट है, पश्चिम महाराष्ट्र में जहाँ 70 सीट है। ऐसे जो सीटें हैं उनके उसमें जो है महाविकास आघाड़ी और महायुति की क्या स्थिति परिस्थिति है, ये हम जान लेते हैं आज। हमारे साथ में दयानंद नेने जी, जो एक्सपर्ट हैं इसके सर्वे के, बताएंगे कि जैसे मराठवाड़ा, विदर्भ और बाकी चीज़ों पर, बाकी भागों में जो है क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है इस समय जो है शिवसेना और एनसीपी खासकर जो दो भागों में बटी हुई है, उनको लेकर काफ़ी चर्चा है महाराष्ट्र में। और हर कोई जानना चाहता है कि 23 नवंबर को जो 6 पार्टियां हैं, खासकर सातवां MNS है, कितनी ताकत के साथ उतर रही है, या उनका रिजल्ट किस तरह आ रहा है, उसको देखने के लिए हर एक का उत्सुक है। लेकिन हमारे सर्वे भी उससे कम नहीं है। हम 23 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे, हम आज ही बता देंगे कि क्या हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं। सर, स्वागत है एक बार फिर से। हम कल को आगे बढ़ाते हैं। क्या आज का स्टेटस क्या है आपकी? श्याम जी, देखिए, कल हमने मुंबई, ठाणे, कोंकण और पुणे का एक, मतलब पश्चिम महाराष्ट्र का पुणे एक सेक्टर है, उनको हमने कवर किया था। उसके बेसिस पे और जो अपने पास जानकारी और है उसके बेसिस पे हमने बताया था कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार होने जा रही है। और उसके साथ हमने कुछ राइडर्स भी बताए थे कि लगभग 35 से 40 सीट ऐसी है जो 5000 के अंदर के वोट से जो 1500 भी हो सकता है। हाँ, तो वो सीट कहीं पे भी जा सकती है। अभी देखिए, जब आदमी सर्वे करता है, मैं आपसे अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, तब कोई भी फीडबैक जो आता है उसका हम जब नतीजा एनालाइज करने जाते हैं तो काफ़ी बार चीज़ें एक ग्लास फुल और हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, मतलब ग्लास आधा भरा हुआ या आधा खाली, ऐसी परिस्थिति काफ़ी बार होती है जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्वे करने वाले होते हैं, आखिर वो भी आदमी ही होते हैं, तो उनकी जो पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग जो होती है, उस हिसाब से वो कहते हैं ग्लास आधा खाली है, या तो दूसरा आदमी बोलेगा ये तो आधा भरा हुआ है जी। तो ये जैसा दोनों सच है, और उसमें से फिर निष्कर्ष निकालना होता है आदमी को। तो वैसे ही सर्वे का होता है काफी बार। कभी कभी हम चाय भी पीते हैं तो कभी कभी ऐसा आता है जो पीछे से अंदर घुसा हुआ रहता है, ऐसा दिखने में लगता है चाय भरा हुआ है, हाँ। लेकिन वो आधा से भी कम रहता है। अभी देखिए, आजकल जो लोग बोलते हैं कि सर्वे फेल जा रहे हैं, एग्जिट पोल फेल जा रहे हैं। एग्जिट पोल ओपिनियन अपना है, ओपिनियन पोल जी। ओपिनियन पोल मतलब वोटिंग के पहले किया गया अनुमान। एग्जिट पोल मतलब वोटिंग करके जब आदमी बाहर निकलता है और उसको सामने से पूछा जाता है कि तुमने किसको वोट दिया। अभी देखिए, इतनी सारी पार्टियां हैं और हर पार्टी अपने वोटर को लुभाना चाहती है, अपनी तरफ खींचना चाहती है। उसके लिए अगर वो सरकार में है तो कुछ ना कुछ, जिसे हम व्हाइट कॉलर ब्राइब कहते हैं, जैसे लाडली बहना जी, या तो लाड़का भाऊ जी, तो ये एक प्रकार का ब्राइब ही है वोटर्स को, मैं मानता हूं जी। व्हाइट कॉलर ब्राइब है क्योंकि वो ऑफिशियल दिया गया है जी। दूसरा ब्राइब जो हम जानते हैं, जो आज रात से लेके कल रात तक काफी होने वाला है, कि लोगों के पास लोग जाएंगे, पार्टियों के, विविध पार्टियों के अपने पॉकेट्स में जाएंगे, स्लम पॉकेट्स में जाएंगे और पैसे बांटेंगे। एक एक वोट का 2-2, 3-3 हजार रुपया बांट रहे हैं सब लोग। तो ये ब्लैक कलर का ब्राइब है। अभी देखिए, वोटर भी एकदम शाणे हो गए हैं जी।
वो लेते हैं पैसे, वो लेते हैं जो भी गिफ्ट वगैरह आती है, आखिर में जब वो वोट करने जाते हैं ना तो खुद के मन का करते हैं। बिल्कुल। और जब वोट करके अभी बाहर आते हैं तो उनको अभी 10 साल में इतने एग्जिट पोल्स, इतनी चुनाव हो चुके हैं, अभी उनको भी मालूम हो गया है कि बाहर आके पूछते हैं अपने को। अगर वो ग्रुप में जाते हैं काफी बार वोट करने के लिए तो ग्रुप का प्रेशर होता है लोगों को। मेरा ग्रुप समझो एक पार्टी को वोट कर रहा है और मैं अगर बताऊं कि मैंने अलग पार्टी को वोट किया है, ऐसा डर भी रहता है उनको। इसके लिए वो काफी बार आके बोल देते हैं उनको जो लग रहा है माहौल जिस पार्टी का है उसका हमने वोट कर दिया। और ये खास करके गत 3 साल से जो शुरू हुआ है नया ट्रेंड है, उसकी वजह से काफी बार पोलस्टर्स गलत जाते हैं एग्जिट पोल्स में जी। जहां पे क्लोज फाइट होती है तो वहां वो हमेशा गलत इसलिए इसकी वजह से जा सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने सर्वे पे। पहले हम शुरुआत करेंगे विदर्भ से। विदर्भ कहते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता का रास्ता विदर्भ से जाता है जी। यानी कि विदर्भ तय करता है कि किसका सत्ता बनने वाली है, किसकी सरकार आने वाली है। सालों से विदर्भ कांग्रेस का गढ़ रहा है, इतना कि 1977 में इंदिरा गांधी जब पूरे देश में हार रही थी तो विदर्भ में कांग्रेस की लाज रखी थी। विदर्भ ने लगभग सारी सीटें विदर्भ की कांग्रेस को दी थी, तो तब से कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2014 में मोदी जी की लहर में विदर्भ का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ। नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी जैसे बड़े नेता, चंद्रशेखर बावनकुळे जी जैसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को मिले और उनकी वजह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटें विदर्भ की मिली लोकसभा में। 62 में से 45 सीट, 62 में से 45 सीटें मिली। 2019 में वो सीटें थोड़ी कम हो गई, 29 सीटें मिली थी और 22 सीटें मिली थी यूपीए को। उस वक्त यूपीए था, एमवीए नहीं था। आज की अगर बात करें तो 2024 के चुनाव में हमने देखा एक कांग्रेस की लहर उभर के आई है विदर्भ में। लोकसभा की बात कर रहा हूं। उसकी वजह थी एक तो सोयाबीन और कपास के जो ये है फार्मर्स होते हैं उनका वहाँ पे उनकी नाराजगी, क्योंकि उनको जो हामी भाव कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो नहीं मिला था करके उनका एक आंदोलन चल रहा था। वो भारतीय जनता पार्टी पे नाराज थे। दूसरी बात, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो विदर्भ से पास हुई थी और उनको उस वक्त काफी सपोर्ट मिला था वो यात्रा को उस वक्त से, तो उसका भी फायदा बाय डिफॉल्ट कांग्रेस को हुआ। उस वक्त की जो बात थी और आज की बात, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ है विदर्भ में। अच्छा, कांग्रेस 62 में से कितना आ सकता है फिर? नहीं, वो मैं आगे 24 देखिए। अभी बात करें तो विदर्भ में क्या है, नागपुर से मतलब बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं वहां से। नागपुर से लड़ रहे देवेंद्र फडणवीस, वो जीत जाएंगे। साकोली से लड़ रहे नाना पटोले, ब्रह्मपुरी से विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के, बल्लारपुर से सुधीर मुनगंटीवार, ये बहुत बड़े बड़े नेता वहां से लड़ रहे हैं। उसके बाद में कांग्रेस की यशोमती ठाकुर, नितिन राउत, सुनील केदार, नाना पटोले, ये सब विदर्भ से लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो तीसरी आघाड़ी बोलो या तो छोटी पार्टियां होती है, बच्चू कडू उनकी प्रहार पार्टी, वो भी विदर्भ की है। वंचित बहुजन आघाड़ी जो है प्रकाश अंबेडकर की, उनका भी विदर्भ में का एक एरिया पे, अकोला वगैरह उस एरिया में काफी अच्छा होल्ड है। तो इन सब का प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे। फिर वर्धा है, सावनेर है, नागपुर है, कामठी है, रायगांव है, यहाँ सब में कांग्रेस के रिबेल खड़े हैं। अच्छा, तो वो रिबेल्स का भी असर पड़ने वाला है इस चुनाव पे। अगर हम मोटा मोटी में चित्र देखना चाहे अभी तो अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, चिमूर, वर्धा, बुल्ढाना, ये परिसर में कांग्रेस का अच्छा होल्ड दिख रहा है। नागपुर जो जिला है उसमें 12 सीटें हैं, उधर 50-50 चित्र अभी दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। भंडारा, गोंदिया, रामटेक में भारतीय जनता पार्टी हावी है ऐसे फिलहाल दिख रहा है। और यवतमाळ, वाशिम और अकोला, इन दोनों के पास चाबी रहेगी कि ये विदर्भ के सीट्स कहाँ से किसके पास जाएगी। तो अगर हम मोटा मोटी में कहने को जाए अभी जी, तो विदर्भ में 62 में से 32 से 37 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है
ओ, और 21 से 26 सीटें, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 26, ये रेंज में बता रहा हूं आपको, सीटें महायुति को मिल सकती है। अब आते मराठवाड़ा। फिर हम जाते हैं मराठवाड़ा में। मराठवाड़ा रीजन जो है, ये जब बाला साहेब ठाकरे फुल फॉर्म में होते थे, उस वक्त एक क्षेत्र में शिवसेना ने अपना काफ़ी अच्छा होल्ड जमा के रखा था। और अगर मुंबई के बाद ठाणे, फिर मुंबई, उसके बाद अगर कोई कॉरपोरेशन शिवसेना ने जीती होगी तो उस वक्त के औरंगाबाद की कॉरपोरेशन उन्होंने जीती थी। ये जो क्षेत्र है वो जरांगे पाटिल साहब का जो मराठा आरक्षण का आंदोलन चल रहा है उससे प्रभावित क्षेत्र है। और उसमें मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं टोटल जी। उसमें से 26 सीटें ऐसी है जहां पे डायरेक्ट प्रभाव मराठा आंदोलन का पड़ा हुआ है। लोकसभा में हमने देखा है और अभी भी वो कायम है। दूसरी 22 सीट जो है, उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और महायुति कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि वो 22 सीटों में से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। पर क्या आप अगर देखने को जाओ तो मराठवाड़ा में भी काफ़ी दिग्गज नेता लोग खड़े हैं। शिवसेना के अगर देखने को जाओ तो अब्दुल सत्तार सिल्लोड से है, उसके बाद में संजय शिरसाट औरंगाबाद से खड़े हैं, प्रदीप जायसवाल, रमेश बोरणे, संजय बांगर हिंगोली से, बालाजी कल्याणकर नांदेड़ से, धाराशिव से तानाजी सावंत, ज्ञाननाथ चौगुले, ये सारे शिवसेना में जो चुन के आए थे लास्ट टाइम और शिंदे जी के साथ में गए थे जी। उसमें से बहुत सारे लोग फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये खुद बाहुबली कैंडिडेट है तो ये लोग जीत सकते हैं। पर फटका बैठने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जब मनोज जरांगे ने सीधा सीधा टारगेट किया था भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, अपन दोनों एक ही है, भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस। तो भारतीय जनता पार्टी की इसके लिए स्ट्रैटेजी वहां पे ये रही है कि वो ओबीसी जो कैंडिडेट्स है या ओबीसी कम्युनिटी है तो उनको ज़्यादा मतलब साथ अपने ले रही है। और मराठा आंदोलकों के सामने ओबीसी आंदोलक ऐसे ये थोड़ी वहाँ की स्थिति हो गई है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी ये इसी वजह से जीतेगी कि ओबीसी उनके साथ में रहेगी। अभी जो स्थिति उधर के 46 सीटों की है, वहाँ पे 20 से 24 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत सकती है, 18 से 20 सीटें महायुति जीत सकती है। और जो महायुति जीतेगी उनकी वजह से एक ही होगी, ओबीसी आंदोलन, उनके साथ में ओबीसी कम्युनिटी जाएगी तो ये चीज जीत सकते हैं। अभी आते हैं उत्तर महाराष्ट्र में, वहाँ 35 सीट है। उत्तर महाराष्ट्र में 35 सीटें हैं अपनी। उत्तर महाराष्ट्र काफी टाइम से गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का जी। और जैसे हमने कहा कि दूसरे जगह पे भी काफी दिग्गज नेता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के भी इधर काफी दिग्गज नेता है। गिरीश महाजन स्वयं है, फिर गुलाबराव पाटिल है वहाँ से, फिर दादा भूसे लड़ रहे हैं नासिक से, नासिक जिले में छगन भुजबळ है। तो ये सारे दिग्गज, नरहरी झिरवळ जो विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं वो उत्तर महाराष्ट्र में है। फिर खड़से साहब की लड़की वो वहाँ से लड़ रही है जलगांव में से। और तो ये सारे दिग्गज नेता वहाँ से लड़ रहे हैं। वहाँ पे अगर आप देखने को जाओ तो ये गढ़ रहा है उत्तर महाराष्ट्र महायुति का, भारतीय जनता पार्टी का। पर लोकसभा में भी यहाँ पे उनको फटका बैठा था क्योंकि कांदा का बड़ा आंदोलन था। कांदा के ऊपर कांदा का दाम इसमें बढ़ा हुआ है। हाँ, तो उसका फटका भारतीय जनता पार्टी को बैठ सकता है। हालांकि इसमें कांदा का रेट बढ़ा हुआ है तो किसान खुश होंगे तो नहीं, पर उसका फटका उस वक्त बैठा था तो उनकी जो मांगे है वो सारी पूरी नहीं हुई है। तो अगर किसान उनके खिलाफ गए तो उनका फटका भारतीय जनता पार्टी को बैठ सकता है उत्तर महाराष्ट्र में। फिलहाल जो चित्र वहां पे दिख रहा है, 12 से 15 सीटें महायुति जीतेगी, महाविकास आघाड़ी जीत सकती है, और 18 से 21 सीटें उत्तर महाराष्ट्र में महायुति जीतेगी जी। आखिर जो एरिया बचता है वो है पश्चिम महाराष्ट्र का। 70 सीटें पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं। गढ़ है शरद राव पवार जी का। उधर
शरद पवार जी और अजित दादा पवार चाचा भतीजा में डायरेक्ट फाइट है, दोनों एनसीबी, यानी दोनों एनसीबी लड़ाई है अपने सामने। 70 सीटें हैं वहां पे, 36 सीटों पे एनसीबी एसपी वर्सेस एनसीबी एपी ऐसी डायरेक्ट फाइट है, स्टार्टिंग फ्रॉम बारामती, जहाँ पे अजित पवार अपने भतीजे के सामने ही खड़े हैं। तो वहाँ से लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुतूहल है कि क्या होने वाला है पश्चिम महाराष्ट्र में। उधर एक सबसे अहम बात है, 36 रिबेल खड़े हैं पश्चिम महाराष्ट्र में, और उसमें से बंडखोर बोलते हैं उम्मीदवार वो, उसमें से 18 महायुति के हैं और 18 महाविकास आघाड़ी के हैं, दोनों बराबरी के हैं। उसमें 10 रिबेल जो है वो पुणे में खड़े हैं, 8 रिबेल जो है वो सोलापुर में खड़े हैं। और देखिए ये स्थिति वहाँ की इतनी नाजुक है कि ये जो रिबेल्स है ना, उसमें से कोई रिबेल अगर 10,000 वोट ले गया तो किसी बड़े कैंडिडेट को गिराने की ताकत रखता है। और ये 36 में से 8 लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो 10,000 वोट ले सकते हैं। तो इसके लिए वहाँ पे सिचुएशन एकदम नाजुक है, एकदम डाइसी है दोनों के लिए। और आप अगर अपन कहते हैं भाजपा ने हरियाणा स्वीप किया वगैरह, तो भाजपा की 11 सीटें ऐसी थी हरियाणा में जो कांग्रेस को भी जा सकती थी, क्योंकि एक बिल बहुत कम वोटों से वो जीती थी। और वहाँ के जो रिबेल कैंडिडेट थे उन्होंने जो सीट हारा सेकंड में, मतलब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी में से समझो कांग्रेस 11 सीटों पे हारी है, तो कांग्रेस के रिबेल जो खड़े थे उन्होंने कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट से ज्यादा वोट लिए थे, इसकी वजह से वो रिबेल हार गया। तो ऐसी परिस्थिति अगर यहाँ पे होती है तो ये सीट कहीं पे भी जा सकती है। इसके लिए आज मैं जानबूझ के एक एक सीट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बहुत टफ है इलेक्शन। और जैसे मैंने कहा कि 10,000 वोट एक रिबेल लेके जाएगा तो एक बड़े मातबर कैंडिडेट को हराने की ताकत रखता है। पश्चिम महाराष्ट्र में 2019 में अगर आप देखने को जाओ लोकसभा का, तो 27 सीटें यूनाइटेड राष्ट्रवादी ने जीती थी, 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 12 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 5 सीटें शिवसेना यूनाइटेड ने जीती थी, और 5 सीटें अपक्ष लोगों ने जीती थी, इंडिपेंडेंट। इस बार की लोकसभा में महाविकास आघाड़ी, सॉरी ये मैं विधानसभा की सीटें कही आपको 2019 की जो बताई हो, इस बार की लोकसभा में महाविकास आघाड़ी ने 10 सीटें जीती 11 में से, और 1 सीट विशाल पाटिल, यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट महायुति को वाइप आउट कर दिया था यहाँ से। तो एकदम नाजुक स्थिति है। आज का अगर चित्र देखा जाए तो 70 सीटों में से 30 से 38 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत सकती है, और 28 से 32 सीटें महायुति जीत सकती है। महायुति का आप कहोगे कि आप ये टफ है कहते हो आप, पर इतनी सारी सीटें कैसे आती है? तो इतनी सारी सीटें आने की एक ही वजह से है कि अजित दादा फैक्टर। वहाँ पे हम लोग सब अजित दादा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, पर वहाँ पे अजित दादा जी की जो सभाएं हो रही है और उनको जो रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से, वो बहुत अच्छा मिल रहा है। और अगर 20 सीटें अजित दादा ने वो एरिया में जीत ली तो उतनी 20 सीटें महाविकास आघाड़ी की कटेगी, उतनी वो सत्ता से और दूर जाएगी। अभी मोटा मोटी में पूरा पिक्चर आपको अगर बताने को जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटें से 98 सीटें मिल सकती है इस चुनाव में। अच्छा। कांग्रेस को 52 से 65 सीटें मिल सकती है, शरद पवार कांग्रेस को 38 से 40 सीटें मिल सकती है, शिवसेना को 30 से 35 सीटें मिल सकती है, उबाटा को 28 से 32 सीटें मिल सकती है, और अजित दादा को 18 से 22 सीटें मिल सकती है। इसमें मैं फिर से कहता हूं, ये अनुमान हम लगा रहे हैं। इसमें राइडर ये है कि 40 सीट ऐसी है जो 5,000 से कम वोटों से जीती जाने वाली है, तो वो कहीं पे भी जा सकती है। अगर वो एक साइड की जगह दूसरे साइड पे गई तो ये सारा चित्र पलटी हो सकता है। 36 रिबेल खड़े हैं, जैसे मैंने कहा, उसमें से 8 रिबेल बहुत पावरफुल है। उनको अगर 10,000 वोट मिले तो एग्जिस्टिंग जो प्रस्तावित कैंडिडेट है वो गिर सकते हैं। तो आज हम अगर बताना चाहें तो एमबीए और ये महायुति दोनों अगर टोटल दिया है तो कितना दे सकते हैं? महाविकास आघाड़ी
114 से लेके 139 तक सीटें जीत सकती है ये चुनाव में, और महायुति 135 से 151 सीटें जीत सकती है इस चुनाव में। हाँ। और जैसे मैंने कहा, ये सब अनुमान है, कांटे की टक्कर है महाराष्ट्र में, एक एक सीट पे कांटे की टक्कर होने वाली है ये चुनाव। और ऐसे है कि थोड़ा वोट परसेंटेज में बताता हूँ, अभी जो अनुमान है वो 45% वोट महायुति को आएगा और 43% वोट महाविकास आघाड़ी को आएगा। 2% के आगे पीछे जो 2% महायुति को ज्यादा वोट मिलेंगे इस चुनाव में। लोकसभा का अगर अनुभव हम लेके तो 1% वोट ज्यादा मिला था महायुति को, और उनकी सीटें ऑलमोस्ट दुगनी आई थी लोकसभा में। 17 सीटें महायुति को मिली, 31 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली थी। तो इधर भी ऐसा ही है, अगर जो फांसे बोलते हैं ना, वो फांसे अगर तुम्हारे साइड के आ गए तो महायुति 151 से लेके 160 तक आगे जा सकती है, और अगर फांसे उल्टे पड़ गए तो 130 में भी सिमट सकती है। तो ऐसी परिस्थिति है, घोड़ा मैदान जिसे हम कहते हैं 2 दिन के बाद ही है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, और 23 तारीख को क्या होता है देखते हैं। 23 तारीख को मोस्टली वही होगा जो हम बता रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? कितना भरोसा दिला सकते हैं? नहीं, मैंने इसलिए कहा कि मैंने रेंज दी है, उसी रेंज में दोनों पार्टियां रहेगी। अगर मैं कहता कि 151 मिलेगी और 148 आ गई तो लोग बोलेंगे गलत हो गया। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि महायुति 135 से 151, महाविकास आघाड़ी 114 से 129, ये रेंज में सब की रहेगी, और ये रेंज में ही रहेगी जिसको। तो क्या लगता है इसमें घोड़ा बाजार होगा? देखिए, अगर 151 सीट किसी को भी, मतलब 145 सीट मिल गई तो घोड़ा बाजार होने की। देखा जाए तो 2019 में भी जो है बीजेपी और शिवसेना को 160 के ऊपर सीट मिली थी, दोनों का अगर मिलाया जाए तो। नहीं, उस वक्त क्या 105 बीजेपी के थे। उस वक्त की सिचुएशन ये थी कि शिवसेना को 2.5 साल उप मुख्यमंत्री पद चाहिए था, जो भारतीय जनता पार्टी तो इस बार भी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीएम के रेस में बहुत लोग हैं। आज शिंदे साहब ने भी बोला मैं रेस में नहीं हूँ, देवेंद्र फडणवीस कह रहे रेस में नहीं हूँ, आखिर में रेस में कौन है सब लोग। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि मैं रेस में नहीं हूँ वो पहले होते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि 2024 का जो अभी 23 नवंबर का जो अभी गिना चुना दिन बचा हुआ है, 23 नवंबर को काफ़ी कुछ जो है देखने को मिल सकता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जो है हर किसी की खिड़की दरवाजे खुले रह सकते हैं। ये चीज़ 2019 जो हुई, जो राजनीति यहाँ पर लगातार बदलती गई, उसको देख के ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, एक तरफा कोई जीत नहीं रहा है। कांटे की टक्कर का मतलब ये होता है कि कुछ सीटें कम पड़ती है, उसमें या तो रिबेल जो इंडिपेंडेंट है वो मिल जाते हैं, या फिर कोई छोटी पार्टी रहती है जो कि अपने आप को सीएम बनाने के लिए कुछ भी चांस ले सकती है। तो ये चीज़ देखने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिलहाल जो हमारा जो आंकड़ा था ये हमने बताने की कोशिश की है कि विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र की स्थिति की परिस्थिति क्या है, क्योंकि कल के वीडियो के आगे हम अपना आज का वीडियो शुरू किए थे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, जो हमारे आंकड़े हैं उसके ऊपर, कि विदर्भ में जो है महायुति को 21 से 26 और महाविकास आघाड़ी को 32 से 37, मराठवाड़ा में जो 46 सीटें हैं उसमें 18 से 20 महायुति और 20 से 24 महाविकास आघाड़ी। उत्तर महाराष्ट्र में जो 35 सीट है उसमें से 18 से 21 महायुति और 12 से 15 जो है महाआघाड़ी। पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं, जो 28 से 32 जो है महायुति को जाती हुई दिख रही है, और 30 से 38 महाआघाड़ी। यानी कहीं कम कहीं ज़्यादा देखा जाए तो कांटे की टक्कर है इसमें। और कांटे की टक्कर में क्या हो सकता है ये तो 23 तारीख के बाद, 23 तारीख के मतलब शाम तक जो है हम देख पाएंगे। आपका क्या अनुमान है फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो में लास्ट में डिस्प्ले नंबर होता है, उसमें आप अपनी प्रतिक्रिया अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी मेहनत से ये जानकारी जुटाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।